हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के और उसी को लेकर के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की है। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स इंडिया में एंट्री कर रहे हैं उनको एंट्री करने से जर्नी करने से पहले ही अपनी 14 डेज ट्रेवल डिटेल्स और नेगेटिव RT-PCR जो रिपोर्ट है उनको एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और जो RT-PCR रिपोर्ट है वो जर्नी से 72 आवर्स पहले ही कंडक्ट करवाई हुई हो। इसका मेजर रीजन ये है कि देखो, लंबे लॉकडाउन के बाद में दोबारा से जो इकोनॉमी थोड़ा सा स्लाइटली बूस्टअप होने लगी है और सब कुछ ओपन होने लगा है, उसकी वजह से मेजर कंसर्न ये ना आए कि दोबारा से लॉकडाउन की समस्या हो। तो पहले से ही हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके लिए प्रायोरिटी फोकस किया जा रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से अर्ज भी किया है कि आप अपनी जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसको इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में ये देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टेट में जो टेस्टिंग है वो काफ़ी कम हो रही है। इसकी वजह से भी कोविड के जो केसेज हैं वो दोबारा से सर्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर फार्म लॉज को लेकर के आज 29 नवंबर है और पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होगा। इससे पहले जो पार्टीज़ हैं उनकी मीटिंग हुई और उसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि फार्म लॉज को लेकर के हम किस तरीके से वर्क करेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने लिस्ट करवा दिया है फार्म लॉज को रिपील करवाने का अपना जो भी एजेंडा है उसको लेकर के। हालांकि उन्होंने ये बात लिखी है कि हमने फार्म लॉ बनाए हैं और बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम 75th जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो कंट्री है, सभी के सभी जो लोग हैं वो एक साथ आएँ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर। और इसके लिए हम चाहते हैं कि इन फार्म लॉज को क्या किया जाए, रिपील किया जाए, ताकि सभी लोग एक साथ खड़े हो सके। Earlier in the day, at the government's all-party meet, opposition leaders raised a host of issues, including a new law to guarantee the minimum support price, discussion on price rise, unemployment, and Pegasus snooping controversy. जो अदर पार्टीज हैं उन्होंने इन पॉइंट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट की अपना ध्यान अट्रैक्शन करने के लिए बात रखी कि ये प्रेजेंट टाइम में ना सिर्फ फार्म लॉज को आपको रिपील करना है, ये अदर इश्यूज भी हैं, ये इनके ऊपर भी आपको वर्क करना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए तो जो फार्मर्स हैं वो भी रेगुलर बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करती है तो जो हमारा प्रोटेस्ट है वो रेगुलर बना रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब यहाँ पर जैसे ही फार्म लॉज को रिपील करने की बात की, ये देखो, अगाथा संगमा जो मेघालय MP है और नेशनल पीपल्स पार्टी लीडर हैं, उन्होंने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए बोला है गवर्नमेंट को कि जैसे आपने 3 फार्म लॉज को रिपील करने की आप बात कर रहे हो, सेम उसी तरीके से जो आप CAA एक्ट लेकर के आए थे उसको भी आप रिपील कीजिए। क्योंकि स्पेशली अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो पर्सनस हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसमें एक मेजर कंसर्न क्रिएट किया है CAA एक्ट ने। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ये बोला गया है कि जो भी हमारी फ़्लाइट्स हैं वहाँ पर वाईफाई प्रोवाइड करवाए, जो भी जिनकी भी कंपनीज़ के थ्रू वो चल रही हैं हमारी फ़्लाइट्स। तो इस आर्टिकल में देखो ये बोला गया है कि डोमेस्टिक कैरियर्स, मतलब हमारे इंडिया में ही एक जगह से, जैसे जयपुर से किसी को इलाहाबाद जाना है, तो डोमेस्टिक कैरियर जो होती हैं उनमें सुविधाएं अगर इस तरीके की दी जाएँ, सर्विस अगर दी जाए, तो जो किराया है वो क्या होगा, फेयर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो लोग इसमें एंट्री करना बंद कर देंगे। कि सुविधाएं देने के लिए इसमें ये बताया गया है कि एक फ़्लाइट में वाईफाई इंस्टॉल करवाने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए ज़रूरत होती है एक फ़्लाइट में। तो इन सभी को क्लियर करने के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो अपना जो फेयर्स हैं उनको इंक्रीज़ करेंगी तो जो पैसेंजर्स हैं जो भी यूज़ करते हैं फ़्लाइट्स को अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वो इसको करना कम कर देंगे। तो इसी का मेजर रीजन है कि हालांकि बहुत सारी फ़्लाइट्स जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनमें इसका यूज़ भी किया जा रहा है और ये सर्विसेज प्रोवाइड भी करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एडिटोरियल पेज से 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। ये तो फर्स्ट तो है EWS और जो
ओबीसी क्राइटेरिया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा आपने दिया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वो देने से पहले आपने जो एक बेसिक लाइन डिसाइड की कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए फैमिली की, और पहले से कोई रिजर्वेशन गेन नहीं कर रखा हो फैमिली ने, तो उसको ईडब्ल्यूएस कोटा दे दिया जाएगा। अब सेम आपने क्राइटेरिया रखा है ओबीसी के लिए। ओबीसी में आपने डिसाइड किया है कि भाई 8 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है उनको हम क्या मानेंगे, क्रीमी लेयर में मानेंगे, मतलब उनको ओबीसी का आरक्षण जो 27% आरक्षण दिया रखा है वो उनको नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली है कि एक सेम जो बेसिक्स है वो फिक्स कर दिया, जिसमें एक तरफ आप आरक्षण दे रहे हो, एक तरफ आप आरक्षण से एलिमिनेट कर रहे हो। तो आपने ईडब्ल्यूएस जो कोटा दिया उससे पहले आपने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ रिसर्च किया था या नहीं किया था? सेंटर ने फिक्स करने से पहले कुछ तो फिक्स किया होगा ना कि 8 लाख रुपए ही हम क्यों फिक्स कर रहे हैं जो एनुअली इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कोटा देने से पहले ना तो सिर्फ आपने 8 लाख इनकम डिसाइड कर ली, रूरल और अर्बन एरियाज में भी आपने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। क्या कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता क्या रूरल और अर्बन एरियाज में? तो उसके अकॉर्डिंग बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इस चीज़ को रिवाइज करे और इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत कम लोग जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटा में शामिल हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से जिनको भी ये गेन होना चाहिए बेनिफिट्स वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है COP26 मीटिंग को लेकर के। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये मीटिंग चली, सभी को पता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन हुई। डिस्कशन की अगर हम बात करें, इसके अलावा जो मेजर एमिटर का रोल प्ले करते हैं, वर्ल्ड के 2nd और 4th लार्जेस्ट कार्बन एमिटर्स हैं चाइना और रशिया। सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी इस समिट में दिखाई। इसके अलावा फिर बाद में सबसे ज़्यादा जो ध्यान है लोगों का इंडिया के ऊपर रहा, क्योंकि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर के रूप में रोल प्ले करता है इंडिया। मतलब हमारे यहाँ से एमिशन देखो कितना हाईएस्ट लेवल होता है। अब इंडिया ने वैसे तो देखो बहुत सारे अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश की है। जैसे इंडिया ने यहाँ पर बोला ग्लासगो समिट में कि 2070 तक हम नेट जीरो टारगेट ले लेते हैं। इसके अलावा वैसे लगभग देखें तो वर्ल्ड ने डिसाइड किया है 2050 कि 2050 तक ही जो हमारा एमिशन है वो जीरो होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने 2 डेकेड्स इससे ज़्यादा लिया है। इसका मेजर रीजन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया बार बार ये बोलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ तो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, लेकिन यूएस और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल मीथेन प्लेज लेकर के आई, ओके, ताकि 2030 तक जो मीथेन का लेवल्स है उसको कम लाया जा सके। लेकिन 104 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। इंडिया की अगर हम बात करें वो 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है, लेकिन इसका सिग्नेटरी नहीं बना। इंडिया आल्सो वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेज ऑफ डिफोरेस्टेशन डिस्पाइट होस्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट द सुंदरबंस। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लेकिन फिर भी हम डिफोरेस्टेशन को लेकर के जो प्लेज लेकर के आए उसमें इंडिया पार्ट नहीं है। हमने ग्रीन एनर्जी के लिए टारगेट डिसाइड किया है कि हम जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2015 में जब पेरिस डील हुई थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के लेके आए थे और 120 कंट्रीज़ में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बात की गई थी। इंडिया का जो स्टैंड है वो हमेशा से रहा है कि देखो हम बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर अदर कंट्रीज से देखें या फिर नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज से हम कंपैरिजन करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया को बहुत ज़्यादा ऐसी गुंजाइश है जहां पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो देखो जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट है शानदार है, लेकिन जो ट्रांजिशन है जो एक तरीके से चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में जो हमारी एनर्जी सोर्सेज है और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया को जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके कॉरपोरेशन की आवश्यकता होगी। मतलब हम न्यू क्लाइमेट टारगेट्स को अगर हमें अचीव करना है तो कॉरपोरेशन के बिना इन सारे प्लेसेस को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के लिए बहुत सारे कन्फ्लिक्ट सामने हैं, बहुत सारे कंसर्न सामने हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन 2016 में इंडिया में हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। 2018 से हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें डिक्लाइनिंग देखने को मिला।
2020 से कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो इसकी वजह से इफेक्ट हुई हैं। तो गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी के लिए अगर हमें अपने आप को बूस्टअप करना है तो अदर कंट्रीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है कि हमारा बहुत सारी जो इनकम है वो उनकी वेल्थ के लिए, वो उनकी डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी सहायता से, उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनका हमें कोऑपरेशन लेने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम सारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के समय में ही कि एजुकेशन को किस तरीके से उस समय इंक्रीज किया गया था। देखो, कोविड के दौरान जब पेंडेमिक हुआ तो पेंडेमिक में लगा लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हो गई। तो यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि 2018 में 36.5% जो बच्चे थे उनके पास ही स्मार्टफोन अवेलेबल था। 2021 में 67.6%, मतलब लगभग डबल हो गया। बच्चों के पास स्मार्टफोन की जो अवेलेबिलिटी है वो लगभग डबल हो गई है। अब लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि देखो, एजुकेशन से बहुत कम यूज़ हुआ है स्मार्टफोन का, मतलब ऐसा नहीं है कि लर्निंग के लिए एडुकेट यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये डाटा दे रखे हैं। बहुत सारे ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर मोर देन 50% स्कूल स्टूडेंट जो हैं वो स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते थे, लेकिन 28% जो हाउस होल्ड है उन्होंने नया फ़ोन खरीदा चिल्ड्रन को एजुकेशन देने के लिए जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गैजेट्स भी अवेलेबल थे, लेकिन बच्चों की जो इंटरेक्शन है एजुकेशन में वो नहीं हो पाया, मतलब लो एक्सेस देखने को मिला है। एक तरीके से स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी भले ही इंक्रीज हुई है लेकिन जो एक्सेस है वो काफ़ी कम हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों के पास में अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, मतलब एक घर और उसमें स्मार्टफोन एक, पढ़ने वाले बच्चे मान लो उसमें 5, तो एक बच्चे के पास जो अवेलेबिलिटी है स्मार्टफोन की वो तो बहुत कंपैरिजन टू एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा चिल्ड्रन जिसके पास एक स्मार्टफोन और पूरा का पूरा डोमिनेंस उसी फ़ोन के ऊपर उसी बच्चे का, और एक ऐसी फैमिली जिसमें 5 बच्चे और एक स्मार्टफोन, तो एक बच्चे के पास सोचो आप अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी। तो ये दिखाया गया है कि कोविड में जो एजुकेशन एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में ना तो गैजेट्स की अवेलेबिलिटी थी, और अगर अवेलेबिलिटी थी तो कंपैरिजन जो एक कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहाँ पर सबसे पहले तो राकेश टिकैत ने बोला है कि देखो गवर्नमेंट को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देना ही होगा। उन्होंने ये भी बोला कि जब गुजरात के CM के रूप में थे हमारे PM, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे PM है, जब वो गुजरात के CM के रूप में वर्क कर रहे थे तो वो खुद चाहते थे कि नेशन वाइड ऐसा लेजिस्लेशन लॉ बने ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको सिक्योर किया जा सके। यहाँ पर मन की बात कल डिस्कशन की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमारा इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में जॉब सीकर्स की कंपैरिजन में जॉब क्रिएटर्स के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और उसकी वजह से आने वाले टाइम में पहले अगर हम देखें तो 10 में से 9 जो है, देखो during his address Mr. Modi noted that till 2015 the country had only 9 or 10 unicorns, the name given to startups whose valuation has crossed $1 billion। मतलब बहुत कम स्टार्टअप ऐसे थे जिनकी जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कुछ ही समय में इतने स्टार्टअप्स हो जाते हैं जिनकी वैल्यूएशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ पर स्टार्टअप ऐसे हुए हैं जिन्होंने ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था एक यंग मैन का नेम लेते हुए मयूर पाटिल, जिन्होंने एयर फिल्टर डेवलप किया टेक्नोलॉजी के थ्रू ताकि जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। और जब इस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया 10 बसेज में रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 2017-18 में, तो ये माना गया कि उन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का फ्यूल एफिशिएंसी 10% तक इंक्रीज हुई है और जो एमिशंस हैं वो 40% तक डिक्रीज हुआ है। अभी ये जो मयूर पाटिल है उसको नीति आयोग के अटल न्यू इंडिया चैलेंज के थ्रू 90 लाख रुपए ग्रांट दी गई है ताकि वो एक फैक्ट्री बना सके और एयर फिल्टर्स में
को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब ये चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अपनी तरह से इनिशिएटिव लेकर के आई है कि जो भी पर्सन नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन के लिए वर्क करेगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात की गई है। इसके अलावा मन की बात में उन्होंने ये भी बोला कि दिसंबर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। नेवी डे, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, 1971 में जो वॉर हुआ था उसकी गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट किया जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की दिसंबर 6 को जो डेथ एनिवर्सरी आती है उसको लेकर के भी हमारे जो कंट्री है उसको याद किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने सेलिब्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर के हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी कि हमारी जो भी पॉपुलेशंस हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनसे ये अर्ज है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बात बोली कि कोऑपरेटिव मॉडल जो है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सुटेड है। इसका मेजर जो एग्जाम्पल है उन्होंने दिया अमूल कॉपरेशन को लेकर के कि अमूल ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और एक बेहतरीन अल्टरनेटिव देने के लिए। तो हमारे इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है और इस ह्यूज कंट्री में इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर हमें लेकर के आना है तो इस तरीके की जो कॉपरेशन है उनका डेवलपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 से, सॉरी यहाँ पर ज़्यादातर जो यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, राज्यसभा के जो लीडर्स हैं उन्होंने हमारे सीजीआई ने एक रिमार्क दिया था और इस रिमार्क को लेकर के राज्यसभा के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अनोयंस को एक्सप्रेस किया है। अब एनवी रमन्ना ने 75th इंडिपेंडेंस डे फंक्शन जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा, तो उन्होंने ये बोला कि पार्लियामेंट में के जो भी मेंबर्स हैं ना, अगर वो अपना पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से निभाएं तो क्वालिटी डिबेट हो सकती है पार्लियामेंट में और उसकी वजह से जो भी लॉ बन करके आई उसमें क्लियरेंस आई। मतलब जब भी लॉ इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए, कोई नया लॉ बनाया जा रहा है तो उसको लेकर के डिबेट हो तो क्लियरेंस आई, लोगों में अवेयरनेस आए, जिसकी वजह से जो भी हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर बर्डन कम क्रिएट हो। क्योंकि जब कोई नया लॉ बनता है तो उसमें PIL पिटीशन डाल दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें ये इशू है, जिसकी वजह से जुडिशरी जो है वो जो भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर फोकस ना करके उस लॉ को इंटरवीन करने के लिए, उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बर्डन क्रिएट होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब जो वेंकैया नायडू हैं जो राज्यसभा के हेड हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि देखो, हमें जो भी स्टेटमेंट किसी ने भी दिया है उसके ऊपर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको कंसर्न करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हमारा जो वर्क है पार्लियामेंट्रियन मेंबर होने के नाते उसको हम बिल्कुल क्लियर तरीके से करें। मतलब जो भी डिबेट है उसमें इंक्लूजन बढ़ाया जाए, और ज़्यादा फोकस किया जाए, हर लोग को क्लियरली बताने की कोशिश की जाए जनता को, ताकि जो इस तरीके के जो भी आरोप हमारे ऊपर लगते हैं वैसा नहीं हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक सेकेंड, फॉरेन पेज से यहाँ पर देखो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है उसको वजह से हर कंट्री में जो केसेज हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूके और फ्रांस के बीच में जो भी माइग्रेंट इशू है उसको लेकर के जल्द ही डिस्कशन होगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ताइवान और चाइना के बीच में जो क्लैश देखने को मिल रहा है उसको लेकर के है। चाइना के कुछ 27 जेट्स जो हैं वो ताइवान के ADIZ क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंट्री कर जाते हैं, जिसको लेकर के ताइवान ने अपना कंसर्न क्रिएट किया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।